नमस्कार दोस्तों। आज हम कवर करेंगे अपना टॉपिक यूनिट 1 का जो है प्रीलिम्स में नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये कुछ अलग से टॉपिक नहीं है, इसमें इन्होंने क्या किया मिक्सअप कर दिया है। लगभग लगभग आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर ही चलेगा इसमें। तो हम इसको कैसे कवर करेंगे हम ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम कवर करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे ये जो 9 टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर कर लेंगे। मैक्सिमम जो हम कवरेज करेंगे वो एनसीईआरटी से होगा और बस थोड़ा बहुत एडिशन हम अपना भी करेंगे जिससे कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन कर पाएँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो देखिए जो भी हम पढ़ेंगे वो एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ना है हमको। तो लिटरेचर के अंदर क्या क्या आएगा, हमको पता होना चाहिए क्या क्या लिटरेचर, किस तरीके से लिटरेचर ने हमारे इंडियन कल्चर में पार्ट दिया, हमारे नॉलेज और ट्रेडिशंस हैं उनको थोड़ा बहुत एलिवेट किया है, हमको नॉलेज प्रोवाइड की है। जैसे कि पहले संस्कृत थी, फिर टाइम के साथ प्राकृत आई, पाली आई। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी ऑथर्स हैं और जिस तरीके से ग्रोथ हुई इन लैंग्वेजेस की उसके बारे में पढ़ेंगे नॉलेज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया में। और टोटली प्रीलिम्स पर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव हिसाब से सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। अब देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम बात करेंगे श्रुति और स्मृति की, क्योंकि एंशियंट इंडिया में सबसे पहले जो टेक्स्ट माना जाता है वो श्रुति को माना जाता है। श्रुति आपको पता है किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे हर्ड की गई हो कि ये रिवील्ड है, बोलते हैं ना कि भगवान ने बताई हुई चीज़ हमारे पास। और इसको हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे सुनते हुए आते हैं जनरेशन टू जनरेशन की। हमारे जो एंसेस्टर ने उन्हें हमको बताया, हमने अपने बच्चों को बताया, इस तरीके से वो एक सुनी हुई जो नॉलेज होती है उसको पास करते हुए आते हैं, तो वो श्रुति बोलते हैं। और श्रुति में क्या होता है, इसको बोला जाता है कि ये ऑथोरिटेटिव है, मतलब यही परमानेंट है, जो है यही सही है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा रिलीज की गई है, उन्हीं के द्वारा हमको बताई गई है। तो ये चीज़ है श्रुति। अब जब हम स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति और श्रुति में डिफरेंस है। जैसे स्मृति का हमेशा कोई ऑथर होता है, श्रुति का कोई ऑथर नहीं है। इसको बोला गया भगवान ने हमें रिवील की और हमने अपने ट्रेडिशन जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को पास करते गए। स्मृति में क्या होता है, अब जैसे महाभारत है, वेद व्यास जी ने लिखी है, और जैसे रामायण है हमारी, तो इनमें क्या होता है कि इनके ऑथर हम लोगों को पता है कि हाँ इनको लिखा किसने। पुराण हो गए, ये भी किस में आते हैं, स्मृति में आते हैं। एक तरीके से स्मृति बोला जाता है, कमेंट्रीज होती है श्रुति पर ही। श्रुति ऑथोरिटेटिव है क्योंकि ये अनचेंजेबल है, इनफेलिएबल है, इन्हीं को हम लोग हिंदुइज्म की जितनी भी जो टेक्स्ट की जो नींव है वो हमारी श्रुति को मानी जाती है। सेम स्मृति में आ जाएगा, स्मृति में पुराण हो गए या कोई भी लेटर कमेंट्रीज हो गई तो स्मृति में आएंगी। तो स्मृति को हम उतना ज़्यादा ऑथोरिटेटिव मानते नहीं है क्योंकि वो किसी ह्यूमन के द्वारा लिखी गई हैं और हम उनके ऑथर भी हमको पता होते हैं। तो अगर कोई स्मृति में कोई दिक्कत आती है तो हम हमेशा ये बोलते हैं जो स्मृति में जो और जो श्रुति में जो चीज़ मिल रही है वही सही है। तो हम बात करें श्रुति में क्या क्या कवर होता है, तो उसमें वेदास होते हैं, ब्राह्मणस, अरंक्यास और उपनिषद। ये चार कंप्लीट होते हैं हमारे केस में श्रुति के अंदर, क्योंकि ये रिवील्ड है। वेदास में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्राह्मणस में 11 टेक्स्ट हैं, अरंक्यास में 3 टेक्स्ट हैं, ये सारे के सारे श्रुति के अंदर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इसमें श्रुति कौन सी है, इसमें से स्मृति कौन सी है। तो श्रुति की बात करें तो हमने पता लिया कि हमारे चारों वेद हो गए, ब्राह्मणस हो गए, अंक्यास हो गए, ये उपनिषद हो गए, ये हमारे किस में आते हैं, श्रुति के अंदर। जब हम स्मृति पे आते हैं तो स्मृति में हमारे पास क्या वेदांगाज हैं। वेदांगाज आपको पता है वो 6 वेदांगाज हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कवर करेंगे वेदास वगैरह को, तो उसमें हमको वेदांगाज ही पढ़ने हैं जिसमें ज्योमेट्री है और भी डिफरेंट में 6 पार्ट है, वो हम सब तब इसको डिस्कस करेंगे। एपिक्स आ गई जैसे रामायण महाभारत, ये भी स्मृति के अंदर आती हैं। पुराण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या आता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा एक पार्ट कवर हो गया जैसे कि हमने बात की किसकी, कि वेद के अंदर श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि इसमें श्रुति कौन सी स्मृति कौन सी, तो आप क्लियरली उसको आंसर कर सकते हो। अब हम आते हैं वैदिक एज के जस्ट बात की, हमारे पास वैदिक एज के पोस्ट वैदिक एज के क्या क्या कौन कौन से उसमें ऑथर्स थे और उसमें से उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसमें भाष है, कालिदास है, शूद्रक है, भवभूति है। इसमें से काफ़ी कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ होगा अगर आपने एमपी कवर किया है, क्योंकि इसमें एमपी स्पेसिफिक भी काफ़ी है, जैसे कालिदास, भवभूति हम लोग स्पेशली एमपी में बहुत डीप में पढ़ते हैं, लेकिन जो बाकी वो भी कवर करेंगे हम लोग। देखिए भाष में जो भाष थे उनकी जितनी भी राइटिंग है वो रामायण और महाभारत पे कंप्लीट। देखिए वैसे तो आप बस याद कर लो कि उन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो ईजी रहेगा याद करने में। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से रटना का रटना है, रट सकते हो, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट में आपको देता चलूँगा क्योंकि हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है इधर जो आपको हेल्प करेगा थोड़ा रिमेंबर करने में। अब देखिए जो भाषा है वो किस पे उनके जितने भी प्लेस हैं वो बेस है रामायण या महाभारत के ऊपर। अब इसमें जैसे है कर्ण बरम है, इसमें क्या हुआ, कर्ण के मोरल डायलमा के बारे में बता हुआ है, कुरुक्षेत्र वॉर के टाइम आपको पता है
कि दुर्योधन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब बाद में इनको ज्ञान हुआ था कि ये पांडवों के भाई हैं, तो उनके लिए एक धर्म संकट बन गया था, किस तरह वो सपोर्ट करें, किस तरह सपोर्ट ना करें। ऐसी एक अभिषेक नाटकम, इसके अंदर किंग रघु, ये रघु वही हैं जो 16 डायनेस्टी से आते हैं, सूर्यवंशी हैं जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से, राम जी की डायनेस्टी से। तो उन्होंने उनके असेंशन के ऊपर भी लिखी हुई है बुक स्वप्नवास वदत्तम। इसमें उन्होंने किंग उड्डयन और किंग वासवत्ता के बारे में बताया है। अब इनकी एक है ये मध्यम वियोग्यम, इसके अंदर उन्होंने बताया जब भीम और घटोत्कच मिलते हैं आपस में, तो भीम हमारे वही भीम, पांडवों वाले भीम, और जब अपने सन से मिलते हैं घटोत्कच, तो उस बारे में बताता। अब देखिए कैसे याद हो सकता है, इसमें एक चीज़ आप देखिए, वियोग है इसमें, मध्यम वियोग। जब अपने कोई पिता अपने सन से मिलेगा, तो उस चीज़ को आप वियोग लेके आप याद कर सकते हैं ट्रिक। यहाँ से आपको कर्ण भ्रम के बारे में भी याद कर सकते हो आप इजीली, आप यहाँ भी याद कर सकते हो। अभिषेक नाटकम की किंग रघु असेंशन हुआ। ये प्रतिमांटकम, इसमें एक स्टैचू ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में एक स्टोरी है। तो आप थोड़ा, अगर आप पे कंटेक्स्ट होगा, आप इजीली याद कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कंटेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया गया हर एक बुक का। डायरेक्ट रटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हर ट्रिक बना के वो रटना है, वो डिफरेंट चीज़ है। अब मैं कालिदास के पास, तो ये कालिदास की हमने काफ़ी कुछ एमपी के जो सिलेबस उसमें भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। थोड़ा हम और देख लेते हैं इधर, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो उनके जो प्लेस थे, सबको तो अभिज्ञान शकुंतलम, यही वो है जिसके लिए इनको बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। फिर है नेक्स्ट विक्रमोर्वशीय। नेक्स्ट हमारा मालवीय अग्निमित्रम, ये फर्स्ट प्ले है जो उन्होंने लिखा था। पोएटिक वर्ष में आता है इनका शिव ऋतु समार खंड का बोलते हैं हम जिनको, ऋतु समारम, मेघदूतम। इनके एपिक्स कुमार संभव और रघुवंशा। देखिए आप जो भास हैं और एक कालिदास हैं, देखिए इन्होंने भी रघुवंशा के बारे में लिखा, मतलब रघु के जो वंश है पूरा लिखा हुआ है इन्होंने। रघु से स्टार्ट करते हैं और राम जी इसके डिसेंडेंट तक सारा कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारे जो भास ने भी लिखा हुआ है अभिषेक नाटका में, उन्होंने भी रघु के असेंशन के बारे में लिखा हुआ है। तो जो भास थे वो कालिदास से पहले के कवि रहे हैं। अब देखिए ये शुद्रका की थी मृच्छकटिका। अब देखो भास देखिए कितने ज़्यादा फेमस है। एक अब ये शुद्रक है जो इनकी मृच्छकटिका है, ये बेस है भास के जो नाटक है चारुदत्ता। भास का जो नाटक है चारुदत्ता, उस पर डिपेंड है। अब इसके अंदर ये जो कहानी है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बट हम लोग टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा बस हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। इसमें चारुदत्त होता है एक, मतलब ये कोर्टिशियन होती हैं, तो उनसे उनको प्यार हो जाता है। अल्टीमेटली राजा का कोई भाई होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो फिर लेकिन लास्ट में सबको सही हो जाता है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे नहीं हम लोग स्टोरी के, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। फिर हम भावभूति के पास आते हैं। तो भावभूति में हमारे पास महावीर महावीर चरित लिखी है इन्होंने, उत्तर रामचरित लिखी है इन्होंने, मालती माधव लिखी है इन्होंने। ये हम लोग एमपी के सिलेबस में पढ़ते हैं, बस आप एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए जो जो बुक्स हैं। बाकी हम लोग जब एमपी का कवर करेंगे वो अच्छे से उनको देख लेंगे। अब आते हैं प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। देखिए यहाँ तो हमारे कंप्लीट संस्कृत संस्कृत चल रहे थे, अब यहाँ से संस्कृत चेंज होती है। अब हमारे पास प्राकृत टेक्स्ट आते हैं, पाली टेक्स्ट आते हैं, अपभ्रंश टेक्स्ट आते हैं। प्राकृत पाली आपको पता है ये हमारे बुद्धिज्म में आता है, अपभ्रंश आपको पता है जैनिज्म में आता है। और जो अपभ्रंशा है इसी को माना जाता है, जो नॉर्थ इंडियन हमारी लैंग्वेज है, इसका प्रीकर्सर माना जाता है अपभ्रंशा को। तो इसमें जो पहली आती होती है गाथा सत्तासाई। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये मराठी प्राकृत के ऊपर है ये बेस्ड, और इसमें जो वुमेन्स होती हैं वो या तो जब कहीं पर जाती हैं अपने लवर से मिलने के लिए, कहीं बाहर मिलने, तो उसके बारे में स्टोरी होती है, या अपने पति से परेशान उसके बारे में स्टोरी होती है। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट सारी स्टोरीज का कलेक्शन है। और बोला जाता है किंग हाला को डेडिकेटेड थी ये, जो विजयनगर एम्पायर के थे। बट इसमें आपको बस याद रखना है कि थीम ऑफ लव एंड रोमांस है, और ये महाराष्ट्र प्राकृत में है। अब देखो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत में थे। उसका जो बुद्धिस्ट टैग है ये धम्पदा, अब ये धम्पदा जो है ये खुद का निकाया जो सत्य पीठिका का पार्ट है उसका है। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बुद्धिज्म के बारे में और डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंडियन फिलोसफी पर ही होगा, तो उसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हमारा नॉलेज ट्रेडिशन है थोड़ा डीप में हमको पढ़ना पड़ेगा। और आपको बेनिफिट ये है कि आप जो इसमें जो नेक्स्ट हमारे इंडियन फिलोसफी या जो मेंस का सिलेबस है वो भी थोड़ा थोड़ा आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जातका टेल्स के बारे में पता है कि दो चीज़ आपको जानना चाहिए जातका टेल्स के बारे में। एक तो ये जो बर्थ है बुद्धा का उनके ऊपर डिपेंड है, और इनको एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है कि उस टाइम की जो सोशल कंडीशन थी उसको डिपिक्ट करने का। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा सोर्स है जिसको सबसे ऑथेंटिक माना जाता है बुद्धा के टाइम पे जो सोशल लाइफ थी उसको जानने के लिए, तो जातका टेल्स उनको बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। अब हम जैन लिटरेचर पे आते हैं, हमने अभी किया था डिस्कस, जो अपभ्रंश है वो जैन लिटरेचर यूज़ करती थी, और ये अपभ्रंशी जितनी भी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनका प्रीकर्सर है, सब लगभग इसी पे बेस्ड है। अब हम आते हैं एंशिएंट तमिल लिटरेचर। देखिए आपको पता होगा, अगर तमिल लिटरेचर की बात करते हैं तो हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे हम यहाँ बात करेंगे जो संगम लिटरेचर था, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। तो पहली आती इत्तेतुगाई।
एट एंथोलॉजी इनको लिखा था कपिल ने। ये डिफरेंट डिफरेंट पोयम है, अलग अलग सब्जेक्ट पे इनको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया, तब इसको एट एंथोलॉजी बोला गया है। अभी ये पट्टू पट्टू, इसमें 10 इडिल्स हैं, इनको नक्कर और अवैयर जैसे और बाकी पोइट्स ने मिलकर लिखा हुआ है। और इसमें किंग्स की वेलियंट डीड्स वगैरह के बारे में बताया गया है। जो ग्रामेटिकल वर्क है ये देखिए, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार ऐड हुआ है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं एंशियंट तमिल लिटरेचर पे आ सकते हैं। तो जो ग्रामेटिकल वर्क था संगम टाइम, वो था थोलका पीएम, इसलिए थोलका पीआर ने लिखा था। तो इसमें ग्रामर के ऊपर है, पोइटिक्स के ऊपर ये वर्क था। अब जो नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन आप याद कर लीजिए एक बार, कोई इतना हार्ड है नहीं। जैसे अकम है, ये थ्यूम्स ऑफ लव के बारे में बात करता है, पूरा में वॉर के बारे में बात करता है। और बोलते हैं कि जो संगम लिटरेचर की पोएट्री है, जो संगम पोएट्री उसका बेस है ये। अब ये फाइव लैंडस्केप तनाई, ये देखो ये जो संगम एज में था, जो रीजनल या फिर जो घर की जो पोएम्स होती थी उसमें ये तनाई बोला था। लैंडस्केप मतलब इन्होंने क्या किया था, नेचर से और जो ह्यूमन के जो इमोशंस है उनको एक दूसरे के समांतर बताया गया है। तो मैं अभी हम तनाई के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे डीप में, बता आप याद रखिए तनाई है क्या चीज़। तो तनाई क्या है कि जो भी नेचुरल थीम्स है उनको लेकर कैटेगराइज किया गया हमारे इमोशंस या आइडियोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अब जो संगम वक्त, जो संगम के बाद जो वर्क थे उसमें सिपद्दी करम आता है, इलांगो अडिगल का, और मनी मेखलाई, ये दो काफ़ी फेमस हैं और दोनों एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हैं। बस शिल्पादिक्रम इलांगो अडिगल ने लिखा है, मनी मेखलाई सीताराई सातनार ने लिखा है, आप ये याद कीजिएगा। और जो मनी मेखलाई कोवलन और माधवी हैं ये बन जाते हैं बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट भिक्खुनी बन जाते हैं एंड में आकर। अब जो शिल्पादी करम जो है इसकी थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम वक्स के बारे में बात करेंगे केवल। अब जो रिलीजियस टेक्स्ट है तमिल का, देखो थेवारम, नयनार्स एल्वार्स हमको पता ही है, नयनार्स एल्वा 12 एल्वर्स थे, नयनार्स 63 थे। जो थेवाराम्स है ये है नयनार्स के, क्या बोलते हैं, नयनार्स का ये रिलीजियस टेक्स्ट है। इसमें शैविज्म के ऊपर हिम्स लिखे हुए हैं। जैसे नयनार शैविज्म माना करते थे, विष्णु और जो अल्वर्स थे वो वैष्णविज्म में माना जा करते थे। ये जो थ्रीकुरल है ये थ्रिवल्वर ने लिखी है, जो कि मोरल वर्च्यू स्टेट क्राफ्ट लव के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। अब देखिए हमने बोला एक बार तनाई के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देख क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए किससे रिलेटेड है, तमिल लिटरेचर से रिलेटेड है या किसका पार्ट है। तो आप बस नाम एक बार देख लीजिए, और थीम याद करना है तो वैसे ज़रूरत नहीं है थीम्स की, आप नाम देख लीजिए बस एक बार, कल कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हो। इसमें कुरिंची के बारे में, कुरिंची में क्या होता है, यूनियन ऑफ लव की बात की, जैसे माउंटेन पे गए दो लवर आपस में मिल रहे हैं तो कुरिंची बोला जाता है उसको। मुल्लई में क्या होगा, जैसे पेस्टोरल लैंड्स आपको पता है जिस जगह जानवर को चराया जाता है फॉरेस्ट में, यहाँ पर जाके वेट करते हैं लोग एक दूसरे के लवर का कि कब आएंगे, तो वो मुल्लई के अंदर कवर होता है। मरुतम में कन्फ्लिक्ट्स ऑफ फ्यूड के बारे में बात होती है, वुमेन से अपने हस्बैंड से लड़ती हैं कि भाई आप कोर्टेशन के पास जा रहे हो, ये सब तो उसमें कवर होता है। नेताल में जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीफ है कि एक सेपरेशन हो गया दोनों के बीच में, तो वो नेताल के अंदर कवर होता है। पलई में जब कोई पर्सन अपने किसी बड़े एडवेंचर पर जा रहा है या कोई बहुत हार्ड जर्नी कवर कर रहा है, तो उस जगह हम इसको पलई को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे एंशिएंट कन्नड़ लिटरेचर की। तो इस लिटरेचर में हम देख सकते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास ये हमको इसकी लिटरेचर मिलती है। और जो अर्लियर सर्वाइविंग वर्क है वो हमें कविराज मार्गम, जिसको बोला था पाथ ऑफ द पोएट किंग। और देखिए इनके जो 3 ये आपको पोएट दिख रहे हैं, पंपा, श्रीपोन्ना, रन्ना, इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है रत्नत्रय। आपको याद करना है कि पंपा, श्रीपोन्ना, रन्ना, इनको मिला के क्या बोला जाता है, रत्नत्रय, था 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट है आपका, आपको ये भी याद रखना है। जो पंपा भारत है, पंपा की जैन वर्जन महाभारत भी है जो उन्होंने लिखी हुई थी। और ये 3 ही कवि हैं जिनको बोला जाता है कन्नड़ लिटरेचर जिनसे धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। काम करूंगा मैं, जो ये पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो बाकी पॉइंट्स अगर पढ़ना पढ़ लीजिए, अदरवाइज इतना मोर देन इनफ है पीएससी के हिसाब से, लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रहता है तो याद करने में थोड़ा ईजी रहता है। अब देखिए फेबल्स इन एंशिएंट लिटरेचर, मतलब जो कहानी होती है पंचतंत्र जैसी कहानी को फेबल्स बोला जाता है। तो ये पंचतंत्र किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी 1st सेंचुरी सीई में। जातका टेल्स की बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें बर्थ स्टोरी है बुद्धा की, और ये वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट है लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। अब हितोपदेश इनको लिखा था नारायणा ने। अब हितोपदेश में है क्या, इसमें बर्ड, एनिमल, ह्यूमन के कैरेक्टर के थ्रू बताया गया है क्या चीज़ वाइस है, क्या वर्चुअस है, इन सब चीज़ों को जैसे मोरल वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं पंचतंत्र में, सेम वैसे ही ये हितोपदेश में भी बताया गया है। तो इसका देखो पर्पस यही बोला जाता है कि संस्कृत में आपको बेटर करना है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट है नहीं इतना ज़्यादा, आप बस याद रखिए हितोपदेश नारायण के लिए की है, और इसमें जो इसकी थीम है वो बर्ड, एनिमल और ह्यूमन पर बेस्ड है। अब ये अगर आ जाए, अगर देखो क्वेश्चन केवल ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको निकल इसलिए दिए, गलती से क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको
वो आइडेंटिफाई कीजिए किस लिटरेचर से कनेक्टेड है, जैसे मित्रलाप, सुब्रवेद, विग्रह, संधि, तो आपको सीधा लिखना है ये कन्नड़ लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो बस आपको यही करना है इसमें। अब मिडिवल पीरियड में आते हैं, हम थोड़ा भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। बस अब थोड़ा सा लेक्चर और बाकी है, मिडिवल पीरियड खत्म होती है, क्योंकि जो मेन एंशियंट पार्ट है वो उधर, जो मेन एंशियंट पार्ट है उसी से क्वेश्चन मैक्सिमम बनने के चांसेस हैं। तमिल रीजन के जो मेन बंदे थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था वो अलवर नयानार से, तो इन्होंने की जो लैंग्वेज थी वो तमिल थी। विष्णु को अलवर्स मानते, शिव को नयानार्स मानते थे। तो इन्होंने एक तरीके से फाउंडेशन रखी थी भक्ति मूवमेंट की तमिल रीजन के अंदर। अब कन्नड़ रीजन में देखिए, ये नाम आप याद कर लीजिए अच्छे से, बसवन्ना। ये कन्नड़ लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट हैं भक्ति मूवमेंट के टाइम के। इन्होंने कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट किए थे कन्नड़ रीजन के अंदर। और ये वाचना लिटरेचर हम किसको कहते हैं, जो कन्नड़ रीजन में भक्ति मूवमेंट के लिए जो लिटरेचर यूज़ की गई थी उसको हम वाचना लिटरेचर कहते हैं। अब ये 12th सेंचुरी की बात है इनकी, और ये इनको वाचन साहित्य बोलते हैं। जो वाचन लिटरेचर वही वाचन साहित्य। दो जो और मेन इनके फिगर्स हैं, अक्खमा देवी, अल्लामा प्रभु, आप दोनों भी याद कर लीजिएगा कि अगर आप कन्नड़ रीजन से लिंक करने के लिए आता है, यहाँ पर बासवन्ना भी थे, अक्खमा देवी थी, अल्लामा प्रभु, ये तीनों किससे रिलेट करते हैं, कन्नड़ रीजन के भक्ति मूवमेंट के टाइम से। अब मराठी रीजन पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर है ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये तीन जो पर्सन है रिलेटेड है मराठी लैंग्वेज से और मराठी एरिया से अंदर। आप ये तीन नाम रखिए, आइडेंटिफाई करने को आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, बाकी इससे ज़्यादा कुछ आने का चांसेस है नहीं। नॉर्थ इंडियन कबीर को जानते नहीं, बिजाक्स जानते हैं, बिजाक्स उनसे रिलेटेड है, और उनकी जो सेइंग से काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। फिर हम कहीं पढ़ेंगे जब उनके बारे में, जब ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे तब इनको भी कवर करेंगे। चैतन्य देव बंगाल से थे, कृष्णा के लव के थे, फिर थे सूरदास, इन्होंने लॉर्ड कृष्णा के ऊपर फोकस किया था, भक्ति मूवमेंट को सूफी पोइट्री से मिक्स किया था इन्होंने। मीराबाई हैं, राजस्थान से थी, ये भी लॉर्ड कृष्णा को काफ़ी डेडिकेटेड डिवोशन थी इनका। ज्ञानेश्वर थे, मराठी से हमने इनके बारे में भी पढ़ा है। बस इनकी एक चीज़ आप याद की, ज्ञानेश्वर किससे रिलेटेड है, भगवत गीता से रिलेटेड है। इन्होंने एक लिखी है अपनी ज्ञानेश्वरी, ये कमेंट्री है किसके ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। नरसिम्हा मेहता, ये गुजराती के थे, इन्होंने वैष्णव जन तो गाना लिखा था। अब हम बात करेंगे कुछ जो पोएट जिन्होंने मिस्टिसिज्म के बारे में बात किया, तो लाल देड़ हब्बा खातून कश्मीर से थी। इन्होंने, इनकी जो कंपोजिशन काफ़ी मिस्टिसिज्म से भरी हुई थी और काफ़ी इमोशनल इंटेंसिटी वाली ये वर्क को बनाया करती थी। जो मीराबाई थी राजस्थान से थी, हमने पढ़ा हुआ है, इनको छोड़िए। एंडल, अब देखिए एंडल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंडल इकलौती वुमेन थी जो अलवर्स में थी, 12 अलवर्स में से इकलौती वुमेन थी एंडल, ठीक है। तो इनको आप याद कर लीजिए, एंडल किस रिलेटेड है, तमिल से। क्यों, कौन थे ये अलवर थी। आपको इतना 3 पॉइंट इनमें आपको याद रखने हैं। अक्कमा महादेवी कहाँ से, कन्नड़ से, ये हमने कर चुके कवर। अब देखिए लाल देड़ के बारे में थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि इनका 2-3 चीज़ इनकी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कश्मीर सेविज्म स्कूल से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन आता है लाल देड़ किससे रिलेटेड करती थी, तो आप सीधा बोले कश्मीर के सेविज्म स्कूल से रिलेट करती थी। और इन्होंने ये वत्सुन है इनके वर्क, ये जो मिस्टिक पोएट्री है उसको वत्सुन कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, वत्सुन किसकी पोएट्री कहा जाता है, आप बोलना है लाल देड़ के बारे में बोला जाता है। फिर उर्दू में आता है, देखो उर्दू में 3 है, कसीदा, मरसिया, मसनवी। आइडेंटिफाई करने को आ सकता है जो कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, आप सीधा बोलोगे उर्दू से। और कन्फ्लुएंस किसका है, पर्शियन और हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस का। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आते हैं फिलॉसफी, और देखिए आपका इसमें रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, तो जो लगभग पूरी आर्ट एंड कल्चर है मिडिवल की, एंशिएंट की, वो हमारी कवर हो जाएगी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट यूनिट 1 आया उसी के अंदर, और बड़े अच्छे डिटेल में कवर करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।